गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सभी को। आप सभी का नर्सिंग एक्सपर्ट के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत। गुड इवनिंग मनीषा, दिव्या, दिव्या भारद्वाज, फरीन, ईसा, पूनम, खुशबू, सभी को गुड इवनिंग। और कैसे हो सब? एक बार चैट सेक्शन में बताइए, क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? हाँ जी, गुड इवनिंग सभी को। और आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन में अपन डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द सीओपीडी, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम की एक ऐसी इंपॉर्टेंट डिजीज जिसके बारे में हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, जिस डिजीज के बिना हर एक एग्जाम अधूरा है। गुड इवनिंग सभी को। पूनम, खुशबू, ईसु, गुड इवनिंग। एक बार बच्चों क्लास को साथ के साथ शेयर कर दो उन सभी बच्चों तक जिनका टारगेट है केजीएमयू, जीएमसीएच। यस, गुड इवनिंग ममता, नीतू, दीपाली। यस, ओके, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीओपीडी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो रिसेंट एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं। इसके अलावा साथ में अपन थ्योरी पार्ट को भी कवर करते हुए चलेंगे। सीओपीडी से इंपॉर्टेंट जो जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन अपन आज के सेशन में कवर करने वाले हैं, तो लास्ट तक साथ में बने रहना। यस, वेरी गुड इवनिंग शालिनी। चलिए बच्चों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करते हैं एमसीक्यू से। और एमसीक्यू से शुरुआत करते हैं। एक सिंपल सा एमसीक्यू आपके सामने, एक सिंपल सा एमसीक्यू आपके सामने। दिस इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लासिकल ट्रायड ऑफ सीओपीडी। इनमें से ऐसा कौन सा सिम्टम है जो सीओपीडी का क्लासिकल ट्रायड नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा सिम्टम है जो सीओपीडी का क्लासिकल ट्रायड नहीं है? यस, दिव्या भारद्वाज कि सर डी। ओके, हाँ, खुशबू डी। सिंपल सा क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ऐसा सिम्टम है जो सीओपीडी के क्लासिकल ट्रायड में नहीं आता है? यस, आई एम एबल टू हियर यूजर इन माई वन ईयर साइड ओनली ड्यू टू योर वॉइस सिस्टम। ऐसा तो कुछ नहीं है शालिनी। हाँ, बाकी किसी के साथ भी ऐसा हो रहा है? चलिए, मोस्ट ऑफ बच्चों का रिप्लाई आ रहा है डी। क्लासिकल ट्रायड की बात करते हैं तो बच्चों दीज आर क्लासिकल ट्रायड आर द 3 सिम्टम। सीओपीडी के अंदर अपने को 3 सिम्टम ऐसे देखने को मिलते हैं जो अगर प्रेजेंट है तो हम कहेंगे पर्सन को कंफर्म क्या है, सीओपीडी है। ऐसे 3 सिम्टम जो सीओपीडी को इंडिकेट करते हैं, अगर वो सिम्टम प्रेजेंट है तो हम कंफर्म कह सकते हैं कि ये पर्सन किससे सफर कर रहा है, सीओपीडी से सफर कर रहा है। इन सिम्टम को डिस्कस करने से पहले हम बात करना चाहेंगे कि ये सिम्टम आते क्यों हैं, क्या है क्लासिकल ट्रायड और हमें किस तरह से देखने को मिलते हैं। आपकी डिजीज जो है, डिजीज का नाम है दिस इज द सीओपीडी। और सीओपीडी आपको पता है दिस इज द क्रोनिक। हाँ, डिजीज कैसी है अपनी, क्रोनिक नेचर की है। क्रोनिक के साथ डिजीज कैसी है, ऑब्स्ट्रक्टिव नेचर की है। ऑब्स्ट्रक्टिव मींस एयरवे के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा बच्चों, ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। इसलिए हमने इस डिजीज का नाम दे दिया दिस इज द क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। चलिए, इसके अलावा मैं कहता हूं कि सीओपीडी डिजीज कैसी है, दिस इज द इरिवर्सिबल डिजीज। ओके, हाँ, या मैं इस इरिवर्सिबल को कह सकता हूं नॉट कंप्लीटली रिवर्सिबल। नॉट कंप्लीटली रिवर्सिबल की यहां पर जो सिम्टम है वो सिम्टम तो सबसाइड हो जाते हैं लेकिन पर्सन की कंडीशन कभी कंप्लीटली इंप्रूव नहीं होती है। पेशेंट जिंदगी भर सीओपीडी से सफर करता है। अगर कोई डिजीज इरिवर्सिबल है और कंटिन्यू प्रोग्रेस करती है तो आगे चलकर उस डिजीज के मैनेजमेंट के लिए अपने को क्या करनी पड़ती है बच्चे, सर्जरी करनी पड़ती है। उस डिजीज में अपने को क्या करनी पड़ती है, सर्जरी करनी पड़ती है। तो हम आगे सीओपीडी के मैनेजमेंट में सर्जरी के बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा फॉरिन वॉइस क्लियर नहीं है। यस, वॉइस क्लियर है बच्चे? हाँ, और किसी के साथ भी वॉइस का इश्यू हो रहा है? चलिए आगे सुनो। हाँ,
आगे सुनिए, आगे बात करते हैं। मैंने कहा सीओपीडी के अंदर कौन कौन सी डिजीज इंक्लूडेड है, ऐसी कौन कौन सी डिजीज है जो सीओपीडी के अंदर इंक्लूडेड है। तो चलिए, सीओपीडी की अगर डिजीज की बात करें तो हमें यहाँ पर दो टाइप की डिजीज देखने को मिलती है। वन इज द क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, वन इज द क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। चलो, सेकंड वन इज द एम्फाइसीमा, सेकंड वन इज द एम्फाइसीमा। सीओपीडी में अपने को कॉमनली दो डिजीज देखने को मिलती है, वन इज द हाँ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड वन इज द एम्फाइसीमा। चलिए सुनिए, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, नाम से पता चल रहा है कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस क्या है। दिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंक्यूल, दिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंक्यूल। आपके ब्रोंक्यूल का क्या हो जाता है बच्चे, इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो क्या होगी, उसके कारण नेरोविंग हो जाएगी, एयरवे की क्या हो जाएगी, नेरोविंग हो जाएगी। मैंने कहा कि आपके एयरवे का इन्फ्लामेशन हुआ, एयरवे का इन्फ्लामेशन हुआ तो एयरवे क्या हो गया, नेरो हो गया। यस, वेरी गुड इवनिंग मोनी। चलिए आ जाओ बच्चों, मैंने कहा एयरवे नेरो हुआ। इन्फ्लामेशन जब होता है तो हमने पढ़े थे कि इन्फ्लामेशन के कुछ लोकल साइन होते हैं। जिस एरिया में इन्फ्लामेशन हुआ है उस जगह पर हमें कुछ स्पेसिफिक साइन देखने को मिलते हैं, और उनमें से एक सिम्टम के कारण क्या होगा, स्वेलिंग, स्वेलिंग के कारण क्या होगा, इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन। यहां पर म्यूकस का प्रोडक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। यस, ब्लू ब्लोटर की भी बात करेंगे दिव्या। मैंने कहा कि म्यूकस का प्रोडक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। म्यूकस का प्रोडक्शन अगर इंक्रीज होगा तो मुझे क्या देखने को मिलेगा बच्चे, स्पूटम देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, स्पूटम। अब जो डिजीज है वो डिजीज कैसी है, क्रोनिक नेचर की है, तो स्पूटम आएगा। स्पूटम भी कैसा होगा, क्रोनिक नेचर वाला। और क्रोनिक नेचर का स्पूटम कैसा होता है, प्रोडक्टिव होता है। तो हमें यहां पर एक सिम्टम देखने को मिला है, दिस इज द प्रोडक्टिव स्पूटम, दिस इज द प्रोडक्टिव स्पूटम। आगे आओ, इसके अलावा मैंने कहा कि इस पर्सन के अंदर मुझे क्या देखने को मिलेगा, इन्फ्लामेशन होगा, और इन्फ्लामेशन होने के कारण पर्सन के अंदर क्या होगा, ब्रोंकाई का इरिटेशन होगा। अरे ब्रोंकाई में अगर इन्फ्लामेशन हो गया तो ब्रोंकाई में इन्फ्लामेशन के कारण आपके ब्रोंकाई क्या होंगे, इरिटेट होंगे। और जब जब ब्रोंकाई इरिटेट होते हैं तो हमें क्या प्रोड्यूस करते हैं, कफ रिफ्लेक्स प्रोड्यूस करते हैं। जिस जिस कंडीशन में आपकी ब्रोंकाई इरिटेट होगी उन सभी कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, उन सभी कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा दिस इज द कफ। और डिजीज कैसी, क्रोनिक, तो हमें कफ भी कैसा देखने को मिलेगा, क्रोनिक कफ देखने को मिलेगा। दो सिम्टम मैंने आपको बताया। यस संजय, हेलो बच्चे। यस, क्लास को साथ के साथ दूसरे बच्चों तक शेयर कर दो। हाँ, क्लास को दूसरे बच्चों तक भी शेयर कर दो ताकि मैक्सिमम बच्चे अपने साथ जुड़ सकें। आओ, मैंने कहा दो सिम्टम सीओपीडी के मैंने आपको खास बताए, और दोनों के दोनों सिम्टम किसके कारण आ रहे हैं, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के कारण आ रहे हैं। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हुआ तो एयरवे की नेरोविंग हुई, नेरोविंग हुई तो इरिटेशन हुआ, कफ आया तो कफ कैसा होगा, क्रोनिक कफ होगा। इसके अलावा इन्फ्लामेशन होगा तो म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ेगा, म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हम कहेंगे पर्सन में क्या देखने को मिलेगा, दिस इज द प्रोडक्टिव स्पूटम। चलिए बच्चों आगे आओ, दूसरी डिजीज यहां पर हमने नाम दिया है, दिस इज द एम्फाइसीमा। यहां मैंने तुम्हारे सामने एक डिजीज का नाम और लिखा है, दिस इज द एम्फाइसीमा। और एम्फाइसीमा का मतलब है कि एल्यूलर वाल का क्या हो जाना, डिस्ट्रक्ट हो जाना। एल्यूलर वाल का क्या हो जाना, डिस्ट्रक्ट हो जाना, डिस्ट्रक्ट हो जाना, डायलेट हो जाना। और जब डायलेट होगी तो इसके अंदर क्या ट्रेप हो जाएगी, एयर ट्रेप हो जाएगी। और जो एयर ट्रेप होती है वो हमेशा कौन सी होती है, CO2 होती है। जो एयर ट्रेप होती है वो हमेशा कौन सी होती है, दिस इज द CO2। आइए इस चीज को समझते हैं। हाँ, मैंने दोनों की डेफिनेशन बताई। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस इज द क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल, एंड एम्फाइसीमा इज द destruction of alveolar wall, dilatation of alveolar wall। नेक्स्ट सुनिए, और क्या होता है यहां पे, अगर आपको पता हो तो अपन ने इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन पढ़ा है। हाँ, पहले की क्लासेस जो अपनी ऑनलाइन सेशन हुए हैं यूट्यूब पे, उनके अंदर अपन ने इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन पढ़ा है। तो मैंने कहा है कि इंस्पिरेशन के टाइम आपकी मसल क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। और मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो मैं कहता हूं ये कैसी प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस। चलो, एक्सपीरेशन जब होता है तो मसल वापस क्या कर जाती है, रिलैक्स कर जाती है। मसल क्या कर जाती है, रिलैक्स। और मसल रिलैक्स कर जाती है तो मैं कहता हूं ये कैसी प्रोसेस है,
पेसिव प्रोसेस है बच्चों। हाँ, एक्सपीरेशन अपनी पेसिव प्रोसेस है, जहां पर अपने को किसी भी तरह की कोई एनर्जी लगवाने की जरूरत नहीं है, जबकि सांस लेते टाइम अपने को एनर्जी लगानी पड़ेगी। अब ये मेरा नॉर्मल एयरवे था, इस नॉर्मल एयरवे के अंदर क्या हो गया है, इन्फ्लामेशन हो गया है। यस, वेरी वेरी गुड इवनिंग कोमल। हाँ कोमल, वेरी गुड इवनिंग। आओ सुनो ध्यान से, मैंने कहा कि इस पर्सन के अंदर क्या हुआ, इंस्पिरेशन हुआ। कैसी प्रोसेस थी, एक्टिव प्रोसेस थी। अपन ने एनर्जी लगाई, एनर्जी लगाई तो सारी की सारी हवा कहां चली गई, आपके एयरवे के अंदर चली गई। लेकिन जब हवा को बाहर निकलने की बारी आती है तो यहां पर इसे रास्ते में क्या मिल गया, ऑब्स्ट्रक्शन। दूसरा ये प्रोसेस कैसी है, पेसिव प्रोसेस है। पेसिव प्रोसेस है तो कंप्लीट हवा बाहर नहीं निकल पाती, और बाहर नहीं निकल पाती तो ऐसी कंडीशन में CO2 क्या हो जाती है बच्चे, ट्रेप हो जाती है। ऐसी कंडीशन में CO2 क्या हो जाती है, ट्रेप। अब यहां पर भर गई बढ़िया CO2। हाँ, यहां पर बढ़िया धीरे 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 CO2 भरने लगी। CO2 भरने लगी तो आपकी एल्यूलाई की साइज क्या हो गई, बड़ी हो गई। एल्यूलाई की साइज क्या हो गई, बड़ी। अब एल्यूलाई फूलते 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 ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि एल्यूलाई अपनी इलास्टिसिटी खो देगी। अरे जैसे रबड़ होता है, तो रबड़ को जब अपन खींचते हैं तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि रबड़ अपनी इलास्टिसिटी खो देता है। मैं कहूं एक रबड़ जिसे आपने 2-3 साल तक काम में ले लिया, अब वो रबड़ नहीं है, वो धागा बन गया है। अब उस रबड़ के अंदर किसी भी तरह की इलास्टिसिटी नहीं है, तो सेम ऐसी हालत किसकी हो जाती है, आपकी एल्यूलाई की हो जाती है। लंबे टाइम तक हवा भरने के बाद एल्यूलाई कुछ इस तरह से फूल के रह जाती है, और फूल के रह गई, ऐसी कंडीशन को अपन क्या नाम देते हैं, एम्फाइसीमा नाम देते हैं। ये जो ऊपर कंडीशन है इसे नाम क्या देते हैं, दिस इज द ब्रोंकाइटिस। तो मैंने कहा कि पहले पर्सन को क्या हुआ, ब्रोंकाइटिस हुआ। ब्रोंकाइटिस हुआ, उसके बाद हवा का मूवमेंट कम हुआ, कम हुआ तो हवा फंसी, और हवा फंसी तो क्या हो गया, धीरे धीरे एम्फाइसीमा हो गया। बच्चों अंदर ट्रेप कौन सी गैस हुई है, CO2, और जब CO2 का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है तो उसके कारण होता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। क्या होता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। इस COPD वाले पर्सन में मुझे CO2 का रिटेंशन देखने को मिलता है। आगे सुनो काम की बात। काम की बात यह है कि इस पर्सन के अंदर है, मैंने कहा एल्यूलाई के जस्ट नीचे कौन थी आपकी, दिस इज द ब्लड वेसल। इस ब्लड वेसल के अंदर क्या जाती है, ऑक्सीजन जाती है। कौन जाती है, ऑक्सीजन। अब इस ब्लड वेसल में जब ऑक्सीजन गई, लेकिन यहां ज्यादा कौन भर रखी है, CO2, तो यहां O2 की क्या हो गई है, कमी हो गई है। अरे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होगा तो इस पर्सन के अंदर मुझे क्या देखने को मिलेगा बच्चे, हाँ इस पर्सन के अंदर मुझे क्या देखने को मिलेगा, हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा। और हाइपोक्सिया कैसा होगा, क्रोनिक हाइपोक्सिया होगा। तो क्रोनिक हाइपोक्सिया के कारण पर्सन के अंदर सिम्टम आता है, दिस इज द एक्सर्शनल डिज्निया। क्यों आता है, एक्सर्शनल डिज्निया का मतलब है कि डिज्निया विद द एक्टिविटी। अगर पर्सन बढ़िया बैठा है, बढ़िया अपना काम कर रहा है, हाँ बढ़िया मैं कहूं बेड रिडन पेशेंट है, हाँ कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर रहा है, तो उसमें किसी भी तरह का कोई हाइपोक्सिया नहीं होगा। लेकिन अगर पेशेंट यहां से उठ के बाहर टॉयलेट भी करके आया है, उसकी बॉडी में कुछ भी हलचल हुई है, तुरंत उसके अंदर क्या होने लगेगा, डिज्निया होने लगेगा। और ऐसी कंडीशन को क्या नाम देते हैं, दिस इज द एक्सर्शनल डिज्निया। दिस इज द एक्सर्शनल डिज्निया। चलो बच्चों, तो मुझे यहां पर 3 क्लासिकल सिम्टम देखने को मिले। यस, ये क्लासिकल सिम्टम ही तो थे। मैंने कहा यहां पर मुझे एक सिम्टम देखने को मिला, क्या, इन ब्रोंकाई के इरिटेशन के कारण, ब्रोंकियल इरिटेशन के कारण क्रोनिक कफ देखने को मिला, प्रोडक्टिव स्पुटम देखने को मिला, साथ में मुझे क्या देखने को मिला, एक्सर्शनल डिज्निया। चलिए क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। क्वेश्चन अपना कह रहा है कौन सा क्लासिकल ट्रायड नहीं है, और वहां पर अपन ने कहा है कि एक्सर्शनल डिज्निया है, क्रोनिक कफ है, प्रोडक्टिव स्पुटम है, एक बचता है क्रेकल साउंड। क्रेकल साउंड अपना सिम्टम है, नहीं है, क्रेकल साउंड अपना सिम्टम है, नहीं है। तो क्रेकल नहीं है तो कौन सा साउंड होगा, यस गुड इवनिंग प्रोमिला। हाँ जी, चैट सेक्शन में बताओ, अगर क्रेकल साउंड अपना ऑप्शन नहीं है तो फिर अपना साउंड कौन सा होगा। यस, चैट सेक्शन में आने दो रिप्लाई जल्दी। हाँ यस, आपका साउंड कौन सा होगा, कौन सा, हाँ साउंड अपन 2 टेक्निक से सुनते हैं, और साउंड सुनने की 2 टेक्निक होती है बच्चे, एक तो परक्यूशन होता है, हाँ, और दूसरा होता है अस्कल्टेशन।
परक्यूशन के अंदर आप क्या करते हो, हाँ जी, परक्यूशन के अंदर आप क्या करोगे, परक्यूशन के अंदर केवल आप हाँ ऊपर से टिक टिक करोगे, हाँ ऊपर से टिक टिक करोगे तो आपको अंदर का मटेरियल पता चलेगा कि अंदर क्या भरा हुआ है। तो परक्यूशन जब करोगे तो हवा भरने के कारण आपको जो साउंड आएगा वो कौन सा होगा, हाइपर रेजोनेंस होगा। जब आप परक्यूशन करोगे तो परक्यूशन करने पे, वेरी गुड दिव्या, कौन सा साउंड आएगा, हाइपर रेजोनेंस आएगा, शाबाश। अस्कल्टेशन करोगे तो अस्कल्टेशन करने पर अपने को जो साउंड सुनाई देता है वो साउंड होता है बच्चे रोंकाई साउंड। कौन सा होता है, दिस इज द रोंकाई। और रोंकाई के अलावा और कौन सा सुनाई दे सकता है, दिस इज द वीज साउंड। वीज क्यों, क्योंकि एयरवे के अंदर क्या हुई है, नेरोविंग हुई है, एयरवे की नेरोविंग के कारण वीज साउंड, और साथ में वहां पर सिक्रेशन प्रेजेंट है तो हमें रोंकाई साउंड भी सुनाई देगा। लेकिन यही अगर आप क्या करोगे, परक्यूशन करोगे, तो परक्यूशन करने पर हवा भरी हुई है और जब जब एक्सेसिव एयर का कलेक्शन होता है तो हमें साउंड सुनाई देता है हाइपर रेजोनेंस। हाइपर रेजोनेंस और कहां पर आता है, तो हम कहते हैं हवा भरती है न्यूमोथोरेक्स में, तो न्यूमोथोरेक्स में अपने को जो साउंड सुनाई देता है वो साउंड कौन सा है, दिस इज द हाइपर रेजोनेंस। चलिए बच्चों, तो ये 3 अपने क्लासिकल सिम्टम थे और बाकी के जो सिम्टम्स होते हैं वो इन्हीं सिम्टम के साथ जुड़े हुए रहते हैं। बाकी जितने भी अपने सिम्टम हैं वो सारे के सारे सिम्टम इन्हीं सिम्टम के साथ जुड़े हुए रहते हैं। जैसे मैं कह सकता हूं कि जब किसी पर्सन के अंदर एक्सर्शनल डिज्निया होता है, जब किसी पर्सन में एक्सर्शनल डिज्निया होता है तो पर्सन क्या करेगा, यूज ऑफ असेसरी मसल करेगा। यूज ऑफ असेसरी मसल, पर्सन अपनी असेसरी मसल को यूज करेगा। रेस्पिरेशन की जो असेसरी मसल है, रेस्पिरेशन की जो असेसरी मसल है वो कौन सी है, दिस इज द स्टर्नोक्लेइडोमास्टोइड मसल, स्क्लेनी मसल, पेक्टोरेलिस मसल, ट्रेपेजियस मसल। तो इन मसल का क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट ज्यादा, तो हमें देखने को मिलेगा ओवर डेवलप्ड नेक मसल। हाँ जी, मैं आपको सीओपीडी के सिम्टम बता रहा हूं, इसी एक क्वेश्चन में मैं तुम्हें सीओपीडी के सिम्टम बता रहा हूं। दिस इज द ओवर डेवलप्ड नेक मसल। आपकी नेक की जो मसल है वो मसल क्या हो जाएगी, ओवर डेवलप हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, इसके साथ और क्या देखने को मिलेगा, अरे अगर मसल ज्यादा यूज होगी तो पर्सन में क्या होगा, वेट लॉस होगा। इस पर्सन में मुझे क्या देखने को मिलेगा, वेट लॉस देखने को मिलेगा, पर्सन में मुझे फैटिक देखने को मिलेगा। हाँ, बस स्पेसिफिक सिम्टम की बात करूंगा, अगर वेट लॉस हो रहा है, पर्सन मसल ज्यादा यूज कर रहा है, इसका मतलब इसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो जब मैनेजमेंट की बात आएगी तो आप इस पर्सन को क्या दोगे, हाई कैलोरी हाई प्रोटीन। हाँ जी, लिख लेना अलग से पॉइंट बना के, हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट हम प्रीफर करते हैं कौन से पेशेंट को, जिस पर्सन को क्या होती है, सीओपीडी होती है। चलो इसके बाद आओ, हाँ इसके बाद आओ, और क्या होगा, डिज्निया होता है तो डिज्निया के साथ टेकीपनिया भी होता है ना। टेकीपनिया के साथ मैं कहूंगा पर्सन में हाइपोक्सिया होगा, हाइपोक्सिया के साथ क्या होगा, हाइपर केपनिया होगा। हाइपर केपनिया अगर होगा तो उसके कारण रेस्पिरेटरी एसिडोसिस डेवलप होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस डेवलप होगा। अगर हाइपर केपनिया है तो ये वेजोडाइलेशन करवाएगा, CO2 का नेचर होता है वेजोडाइलेटिंग, तो ये आपकी फेशियल वेसल का वेजोडाइलेशन करवाएगा और जिसके कारण अपने को देखने को मिलेगा फ्लशिंग ऑफ फेस। हाँ, चेहरा बिल्कुल लाल देखने को मिलेगा, चेहरे में बढ़िया लाली देखने को मिलेगी। हम कहेंगे कि इस पर्सन को क्या हो रखा है, फ्लशिंग ऑफ फेस हो रखा है। इस पर्सन को क्या हो रखा है, फ्लशिंग ऑफ फेस, और फ्लशिंग ऑफ फेस हो रखा है, चेहरा बढ़िया लाल दिखाई देगा। इसीलिए अपन एम्फाइसीमा को किस नाम से जानते थे, पिंक पफर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पिंक पफर के नाम से जानते हैं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर पर्सन का चेहरा कैसा दिखाई देता है, फ्लश्ड दिखाई देता है। इसके अलावा जब ब्रोंकाइटिस होता है तो ब्रोंकाइटिस वाले पर्सन के अंदर मुझे साइनोसिस देखने को मिलता है और साइनोसिस के कारण इसे ब्लू ब्लोटर के नाम से जानते हैं। और ये पहले के टाइम में अपन ये वर्ड यूज करते थे, आज के टाइम में अपन इन वर्ड को यूज नहीं करते हैं। पहले अपन ब्लू ब्लोटर, पिंक पफर कहते थे, लेकिन रिसेंटली इन वर्ड्स को हटा दिया गया, ऐसा कुछ भी अपन काम में नहीं लेते हैं। ये पर्सन के हाँ कैरेक्टरिस्टिक को देख के, सिम्टम को देख के, उसके रूप को देख के उसको नाम दिया जाता था कि ये ब्लू ब्लोटर जैसा दिख रहा है, ये पिंक पफर जैसा दिख रहा है ना। अब जो जैसा दिखता है उसको ऐसा बुलाना नहीं चाहिए, इसलिए हमने ये नाम लेना क्या कर दिया, बंद कर दिया। चलो ये अपन ने कुछ सिम्टम बात किए और सिम्टम केवल और केवल किसके बताए मैंने, डिज्निया के बताए। अरे बाकी 2 सिम्टम को तो छेड़ा ही नहीं है, केवल एक डिज्निया के कारण इतने सारे के सारे सिम्टम्स आ रहे हैं। चलो आगे सुनो काम की बात।
अगर क्रोनिक कफ होगा तो पर्सन में धीरे धीरे क्या देखने को मिलेगा, चेस्ट पेन देखने को मिलेगा। पर्सन के अंदर धीरे धीरे मुझे क्या देखने को मिलेगा, चेस्ट पेन देखने को मिलेगा। प्रोडक्टिव स्पूटम अगर होगा तो पर्सन में प्रोडक्टिव स्पूटम के कारण क्या होगा बच्चे, वेट लॉस होगा। प्रोडक्टिव स्पूटम में अगर देखने को मिलेगा तो इसके कारण मुझे क्या देखने को मिलेगा, डिहाइड्रेशन, पर्सन में पानी की कमी हो जाएगी। तो जहां मैनेजमेंट की बात आएगी वहां पर्सन को अपन 3 लीटर क्या करेंगे, वाटर इंटेक करवाएंगे। पर्सन को क्या करवाएंगे, 3 लीटर तक वाटर का इंटेक करवाएंगे। तो ये थे आपके क्लासिकल सिम्टम, और क्लासिकल सिम्टम के साथ साथ आपके सारे के सारे सिम्टम, ये सारे के सारे सिम्टम आपको सीओपीडी में देखने को मिलते हैं। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? यस, क्लियर बातें कि सीओपीडी के अंदर किस तरह से सिम्टम आते हैं, मेन सिम्टम क्या है, इसके अलावा असेसरी सिम्टम क्या है। अगर किसी पर्सन को पहचानना है कि इसमें सीओपीडी है या नहीं तो बस आप ये 3 सिम्टम देख लो। अगर पर्सन को एक्सर्शनल डिज्निया हो रहा है, साथ में कफ आ रहा है और इसके अलावा प्रोडक्टिव स्पूटम आ रहा है, तो मैं कहूंगा पक्का इस आदमी को क्या है भाई साहब, दिस इज द सीओपीडी। यस, 3000 ml तक अपन इसे क्या दे देंगे, पानी दे देंगे। इसे बोलेंगे डेली का 3 लीटर तुम्हें क्या पीना है, पानी पीना है। जितनी भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है उन सब के अंदर अपन क्या करते हैं, 3 लीटर तक पानी देते हैं, एक्सेप्ट पल्मोनरी एडिमा। केवल पल्मोनरी एडिमा में नहीं देते, बाकी हर जगह पानी कितना दोगे, 3 लीटर दोगे बच्चे। हाँ जी, क्लियर। चलो फिर आ जाओ, आगे चलते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ सीओपीडी, है ना। हाँ, मैंने आपको बताया है अभी तक सीओपीडी के टाइप क्या हैं, सीओपीडी में कौन कौन सी डिजीज आती है, और इसके अलावा सीओपीडी के सिम्टम्स क्या हैं। चलो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ सीओपीडी। इनमें से सीओपीडी का क्या फीचर है। यहां रेजिडुअल वॉल्यूम कम हो जाता है, टीएलसी बढ़ जाती है, FeV1 का रेशियो FVC के साथ इंक्रीज हो जाता है, या डिक्रीज्ड फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, आपकी जो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। बताइए बच्चों। हाँ, इनमें से सीओपीडी का अंदर हमें क्या क्लासिकल फीचर देखने को मिलता है, क्या फीचर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, ये किससे रिलेटेड है, पीएफटी से रिलेटेड है। जब किसी पर्सन को सीओपीडी होती है, हाँ, तो सीओपीडी का जो कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है, जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है कन्फर्मेटरी, वो क्या होता है, दिस इज द पीएफटी। और पीएफटी में अपन क्या देखते हैं, हाँ, FeV1 और FVC का रेशियो देखते हैं। पीएफटी में अपन क्या देखते हैं, दिस इज द FeV1 और FVC का रेशियो, और ये रेशियो बच्चे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये रेशियो क्या हो जाता है, कम, न कि इंक्रीज। इसका मतलब आपका हाँ सी ऑप्शन नहीं होगा। अगर इंक्रीज की जगह डिक्रीज्ड होता तो फिर अपन मान सकते थे। यस, मिस्ट्री मैन डी, हाँ, फरीन डी, निसू डी, यस, बाकी बच्चे भी आने दो, है ना। हाँ, इसके अलावा रेजिडुअल वॉल्यूम बच्चे यहाँ पर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अगर किसी पर्सन को सीओपीडी है तो उस पर्सन के अंदर हाँ, उस पर्सन के अंदर क्या हो जाता है, रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। जो बच्चे डी बता रहे हैं, यस, पीयू विक्रम डी, दिव्या भारद्वाज डी, यस बच्चों, कोशिश करोगे तो हो सकता है यहां गलत हो, लेकिन आगे कभी गलत नहीं होगा, है ना। जिंदगी में गलती एक ही बार करता आदमी। अब आपकी मर्जी है, यहां गलत कर लो चाहे आगे गलत कर लो। बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, डिक्रीज्ड फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ये बताओ फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बनती किससे है। अभी रिसेंटली मैंने एक वॉल्यूम एंड कैपेसिटी पे क्लास ली है यूट्यूब पे, और मैंने वहां पे फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बताई थी किस किस को, रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस ईआरवी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, इन दोनों को मिलाकर के क्या बनती है, आपकी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बनती है। हाँ, इन दोनों का जो टोटल होता है उसे ही अपन क्या कहते हैं, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। सर बी होगा क्योंकि टीएलसी इंक्रीज होती है। यस दिव्या, हाँ आया, बी आंसर आया। दिव्या बदल गए, डी से बी पे आ गए। चलो सुनो, तो रेजिडुअल वॉल्यूम, तो मैंने यहां पर कहा है कि रेजिडुअल वॉल्यूम तो भाई साहब क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो रेजिडुअल वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगा, हाँ, तो FRC तो अपने आप इंक्रीज हो गई। FRC तो क्या हो गई, अपने आप इंक्रीज हो गई। चलो
हाँ, रेजिडुअल वॉल्यूम क्या हुआ है, इंक्रीज, और रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है तो एफआरसी अपने आप इंक्रीज हो गई। क्यों? क्योंकि एफआरसी क्या थी, आरवी प्लस ईआरवी, तो आरवी अगर बढ़ा है तो एफआरसी अपने आप बढ़ेगा। अब एक ऑप्शन बचता है आपके सामने, दिस इज द इंक्रीज्ड टोटल लंग कैपेसिटी, एक ऑप्शन बचा है, दिस इज द इंक्रीज टोटल लंग कैपेसिटी। तो हम सीओपीडी में कह रहे थे CO2 का रिटेंशन होता है, एयर का रिटेंशन होता है, और एयर का जब रिटेंशन होता है तो लंग्स की साइज इंक्रीज हो जाती है। हाँ, याद करो बैरल चेस्ट, अपन ने कहा था कि सीओपीडी के अंदर कैसी चेस्ट देखने को मिलती है, बैरल चेस्ट। बैरल क्यों देखने को मिली थी? क्योंकि बैरल के अंदर साइज बढ़ गई थी, आपके लंग्स की, आपकी थोरेसिक कैविटी की साइज बढ़ गई, और लंग्स की साइज अगर बढ़ी है इसका मतलब आपकी टोटल लंग कैपेसिटी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। आपकी टोटल लंग कैपेसिटी क्या हुई है, इंक्रीज। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, दिस इज द बी, दिस इज द बी। तो याद रखना, रेजिडुअल वॉल्यूम हमेशा क्या होता है, कम होता है। हाँ, कम नहीं होके क्या होगा, इंक्रीज होगा। ऑप्शन कह रहा है कम होगा, लेकिन अपन कहेंगे क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो एफआरसी भी इंक्रीज होगी, ये इंक्रीज होगा तो अपन कहते हैं क्या, टोटल लंग कैपेसिटी भी इंक्रीज होगी। यस, ईआरवी प्लस आरवी मिला के क्या होता है, दिस इज द एफआरसी। क्लियर बातें? हाँ, तो बैरल चेस्ट होती है, बैरल चेस्ट में अपन कहते हैं साइज बढ़ जाती है, और साइज बढ़ जाती है इसका मतलब लंग्स में हवा ज्यादा है, हवा ज्यादा है तो अपन कह देंगे क्या है, टोटल लंग कैपेसिटी आपकी क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है। चलिए बताओ, अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। हाँ, अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। द नर्स टीच ए क्लाइंट विद सीओपीडी टू असेस फॉर साइन सिम्टम ऑफ राइट साइडेड हार्ट फेलियर। हाँ, नर्स ने एक पेशेंट है, और उस पेशेंट के अंदर नर्स क्लाइंट को बता रही है, पेशेंट को बता रही है कि राइट साइडेड हार्ट फेलियर के सिम्टम को कैसे असेस करोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग साइन सिम्टम वुड बी इंक्लूडेड इन द टीचिंग प्लान। टीचिंग प्लान में आप कौन सा साइन सिम्टम इंक्लूड करोगे, इनमें से ऐसा कौन सा साइन सिम्टम है जो ये बताता है कि पेशेंट को क्या हुआ है, राइट साइडेड हार्ट फेलियर हुआ है। हाँ, इनमें से ऐसा कौन सा सिम्टम है जो ये बताता है कि पेशेंट को राइट साइडेड हार्ट फेलियर हुआ है। हाँ, आने दो जवाब। क्लबिंग ऑफ नेलबड, हाँ, कि नेलबड की क्लबिंग हो जाना, हाइपरटेंशन, पेरीफेरल एडिमा एंड इंक्रीज एपेटाइट, इनमें से ऐसा कौन सा सिम्टम है। यस, शालिनी ने कहा सर बी है, ओके, दिव्या सी है। हाँ, इनमें से ऐसा कौन सा सिम्टम है जो ये बताता है कि भाई साहब आपके पेशेंट को क्या हो चुका है, राइट साइडेड हार्ट फेलियर हो चुका है। यस, राइट साइड का हार्ट अगर फेल होगा बच्चों, हाँ, मैंने शायद पहले भी क्लास में एक बार एक डायग्राम बताया। हाँ, आओ सुनो ध्यान से, ये इस तरह से आपकी क्या होती है, एल्वियोलाई होती है, इस तरह से बढ़िया अपना सर्कुलेशन चलता रहता है। अगर किसी पर्सन के अंदर राइट साइड का हार्ट फेल होगा, हाँ जी, अगर किसी पर्सन के अंदर बढ़िया, हाँ, राइट साइड का हार्ट फेल होगा तो राइट साइड से पंपिंग होना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। राइट साइड से पंपिंग होना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। इस तरह से बॉडी के अंदर सिस्टेमिक और पल्मोनिक सर्कुलेशन चलते रहते हैं, है ना। हाँ, आओ, ये था आपका राइट एट्रियम, ये था राइट वेंट्रिकल। मैंने कहा राइट साइड का हार्ट फेल हो गया, फेल हो गया तो आगे की तरफ ब्लड जाएगा नहीं, आगे की तरफ प्रेशर क्या रहेगा, कम रहेगा, जबकि पीछे की तरफ प्रेशर क्या रहेगा, ज्यादा। पीछे की तरफ प्रेशर कहाँ, बॉडी के अंदर, और बॉडी में प्रेशर बढ़ेगा तो प्रेशर कौन सा बढ़ता है रे, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ता है। कौन सा प्रेशर बढ़ता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जब बढ़ता है तो फ्लूइड क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है ना। जब जब आपकी ब्लड वेसल में प्रेशर बढ़ता है तो वो प्रेशर कौन सा होता है, दिस इज द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, है ना। हाँ, और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर अगर बढ़ा है किसी आदमी में तो आपका फ्लूइड कहाँ शिफ्ट होगा, बाहर की तरफ शिफ्ट होगा, और बाहर की तरफ शिफ्ट होगा तो पर्सन के अंदर क्या हो जाएगा, एडिमा हो जाएगा। तो अपन कहते हैं अगर किसी पर्सन में राइट साइड का हार्ट फेल होता है तो उस राइट साइड के हार्ट में, हाँ, पीछे की तरफ प्रेशर बढ़ता है तो पर्सन में सिस्टेमिक सिम्टम देखने को मिलते हैं। पर्सन में कौन से सिम्टम देखने को मिलते हैं, सिस्टेमिक सिम्टम देखने को मिलते हैं। यही मैं कहूं कि लेफ्ट साइड वाला हार्ट फेल हो गया, अगर लेफ्ट साइड वाला हार्ट फेल हो गया तो इधर पीछे की तरफ प्रेशर बढ़ेगा, और पीछे की तरफ प्रेशर कौन सा, वही हाइड्रोस्टेटिक। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ेगा तो फ्लूइड यहां शिफ्ट होगा,
होगा और पर्सन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, पल्मोनरी एडिमा। तो अलग अलग मेंशन कर लेना। लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर होता है तो पल्मोनिक सिम्टम आते हैं, जबकि राइट साइड हार्ट फेलियर में कौन से सिम्टम आते हैं, सिस्टेमिक सिम्टम आते हैं। और सिम्टम में क्या, एडिमा, और एडिमा फिर अपने कौन सा, दिस इज द पेरीफेरल एडिमा, दिस इज द पेरीफेरल एडिमा। चलो, क्लबिंग ऑफ नेल बड, क्लबिंग ऑफ नेल बड अपने को देखने को मिलता है क्रोनिक हाइपोक्सिया में। इसका हार्ट फेलियर से कोई लेना देना नहीं है। यस, इसका हार्ट फेलियर से कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी पर्सन को क्रोनिक नेचर का हाइपोक्सिया है तो ऐसी कंडीशन में अपने को क्लबिंग ऑफ फिंगर देखने को मिलता है। यस, पल्मोनरी एडिमा एंड क्रेकल इन लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। वेरी गुड निशु। चलो आओ, क्रोनिक हाइपोक्सिया में और क्या होता है, तो अपन कहते हैं पोलीसाइथेमिया होता है। इसके अलावा और क्या होता है, तो अपन कहते हैं क्रोनिक हाइपोक्सिया में पेरीफेरल साइनोसिस होता है, पेरीफेरल साइनोसिस। यस, अगर लंबे टाइम से अगर हाइपोक्सिया है तो हमें पेरीफेरल साइनोसिस देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ क्या देखने को मिलेगा, पोलीसाइथेमिया। आपकी किडनी में जब हाइपोक्सिक ब्लड पहुंचेगा तो किडनी इरिथ्रोपोइटिन का सिक्रेशन बढ़ा देगी, और इरिथ्रोपोइटिन का सिक्रेशन बढ़ेगा तो आपकी बोन मेरो से आरबीसी का प्रोडक्शन ज्यादा होगा। यस, आपकी किडनी के पास बचे जब हाइपोक्सिक ब्लड जाता है तो किडनी स्टिमुलेट करती है किसके सिक्रेशन को, ईपीओ के सिक्रेशन को, इरिथ्रोपोइटिन के सिक्रेशन को, और ये बोन मेरो के पास जाता है और बोन मेरो को बोलता है भाई साहब किसका प्रोडक्शन बढ़ा दे, आरबीसी का। और जब आरबीसी ज्यादा हो जाती है तो अपन कह देते हैं क्या हो गया है, पोलीसाइथेमिया। तो ये जो सिम्टम है वो किसके हैं, क्रोनिक हाइपोक्सिया के हैं। इसका सीओ, इसमें कोई लेना देना नहीं है। राइट साइडेड हार्ट फेलियर से कोई लेना देना नहीं है। हाइपर टेंशन कभी भी अपने को देखने को नहीं मिलता है। बीपी कैसी देखने को मिलती है, कम ही देखने को मिलती है ना। मेन जो चीज है वो क्या है, दिस इज द पेरीफेरल एडिमा। इसके अलावा पेशेंट की एपेटाइट डिक्रीज होती है, इंक्रीज नहीं होती। बाकी हार्ट फेलियर से रिलेटेड नहीं है, तो एक ही ऑप्शन सूटेबल है, दिस इज द पेरीफेरल एडिमा। क्लियर बात है। हाँ, तो अगर किसी पर्सन में राइट साइड का हार्ट फेलियर है तो सिम्टम आएंगे सिस्टेमिक, लेफ्ट साइड का हार्ट फेलियर है तो सिम्टम कैसे आएंगे, दिस इज द पल्मोनिक सिम्टम, दिस इज द पल्मोनिक सिम्टम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द प्राइमरी कोज ऑफ पल्मोनरी हाइपरटेंशन इन सीओपीडी। यस, सीओपीडी के अंदर पल्मोनरी हाइपरटेंशन का क्या कोज होता है, व्हाट इज द कोज ऑफ पल्मोनरी हाइपरटेंशन इन सीओपीडी। पहला ऑप्शन राइट वेंट्रिकल फेलियर, कि राइट वेंट्रिकल का फेलियर हो गया इसलिए हो रहा है। दूसरा हाइपोक्सीमिया, कि हाइपोक्सीमिया ऑक्सीजन में, सॉरी ब्लड में ऑक्सीजन कम थी इसके कारण हो रहा है। तीसरा इंक्रीज पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस, कि आपकी जो पल्मोनरी वेसल है उनके ऊपर रेजिस्टेंस क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। और तीसरा एल्यूलार डिस्ट्रक्शन, की एल्यूलाई का डिस्ट्रक्शन हुआ है। बताओ इनमें से कौन सा ऐसा कोज है जो आपकी बॉडी के अंदर पल्मोनरी हाइपरटेंशन करता है, कौन से पेशेंट में, सीओपीडी वाले पेशेंट में। यस, सीओपीडी वाले पेशेंट में कौन सा ऐसा फैक्टर है जो आपका क्या करता है, दिस इज द पल्मोनरी हाइपरटेंशन। हाँ, यस, शाबाश पीयू, निशु, हाँ शालिनी, प्रीति, हाँ दिव्या भारद्वाज ए, ओके, हाँ प्रीति सी, हाँ पूनम सी। चलो आओ सुनो, ध्यान से सुनो, क्या होता है, कैसे होता है, व्हाट इज द पल्मोनरी हाइपरटेंशन। सेम, हाँ सी आंसर है सर, सी आंसर है। अभी बात करते हैं सेम वही कॉन्सेप्ट जो अभी तक अपन बात कर रहे थे, सेम वही कॉन्सेप्ट। यहाँ अपन एडिमा की बात कर रहे थे, यहाँ अब अपन बात करते हैं किसके बारे में, पल्मोनरी आर्टरी के हाइपरटेंशन के बारे में, है ना। हाँ, इनमें से पल्मोनरी आर्टरी कौन सी है बच्चे, दिस इज द पल्मोनरी आर्टरी, हाँ दिस इज द पल्मोनरी कैपिलरी, और ये है आपकी पल्मोनरी आर्टरी। अब सुनो ध्यान से, जब किसी पर्सन को सीओपीडी होती है तो सीओपीडी वाले पर्सन में एल्यूलाई की साइज क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अभी अपन ने पढ़ा था कि जब किसी पर्सन को सीओपीडी होती है तो सीओपीडी में एयर का रिटेंशन होगा, रिटेंशन होगा तो एल्यूलाई की साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिसे अपन ने नाम दिया था एम्फाइसीमा। क्या नाम दिया था, एम्फाइसीमा नाम दिया था। हाँ बच्चों, अब आपको लगता होगा कि सर 4 महीने एग्जाम नहीं है ना। हाँ, अभी तो हमने केजीएमयू का फॉर्म भरा है, अभी हमने जीएमसीएच का फॉर्म भरा है ना। नोट सेट तो अभी 4 महीने बाद है, तो हम क्यों ज़्यादा स्पीड दिखाएं, स्लो मोशन में धीरे धीरे चलेंगे
तो भी हम कवर कर लेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप अभी अभी पढ़ना शुरू किए हो, चाहे आपको 2 महीने हुए हैं, अगर आप अभी से स्पीड पकड़ोगे तभी जाकर के आप इन 4 महीने में अपना कंप्लीट सिलेबस कर पाओगे। आपका टारगेट एक होना चाहिए, एग्जाम एक अपना मेन टारगेट है ना। इसके बीच में जितने भी एग्जाम आए, एग्जाम सारे दो, लेकिन एग्जाम को देख के भटकना नहीं है कि ये आ गया तो इसके पीछे दौड़ पड़े, है ना। वो खत्म हुआ तो पता चला कि कहीं के नहीं रहे, फिर जीरो से शुरू कर रहे हैं, है ना। फिर दूसरा आया, फिर भटक गए, फिर जीरो से शुरू कर रहे हैं। इससे अच्छा है कि टारगेट अपना एक हो, बीच में एग्जाम जितने भी आए वो देते रहो, और ये देखते रहो कि जो चीजें हमने पढ़ी है उन चीजों में से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं या नहीं हो रहे, है ना। आओ सुनो आगे की बात। मैंने कहा कि इस पर्सन के अंदर एल्यूलाई की साइज क्या हो गई है, बढ़ गई है। एल्यूलाई की साइज बढ़ गई तो भाई साहब पल्मोनरी कैपिलरी के ऊपर क्या हो गया, प्रेशर आ गया। अरे यहां से पल्मोनरी कैपिलरी के ऊपर क्या आ गया, प्रेशर। पल्मोनरी कैपिलरी बढ़िया अपनी जा रही थी और अपन ने जबरदस्ती इसे क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया। कंप्रेस कर दिया तो आगे की तरफ ब्लड जा पाएगा क्या, नहीं जा पाएगा। आगे की तरफ ब्लड जाएगा तो भी कम जाएगा, कम जाएगा तो इधर की तरफ सप्लाई कम हो गई, इधर की तरफ सप्लाई कम हो गई तो अपने को सिम्टम देखने को मिलता है, दिस इज द हाइपोटेंशन। हाँ, इस पर्सन के अंदर क्या सिम्टम देखने को मिलता है, हाइपोटेंशन देखने को मिलता है। चलो आगे आओ, इधर की तरफ आगे की तरफ प्रेशर लग रहा है, आगे ब्लड धक्का दे रहा है कि भाई साहब आगे जाऊं, लेकिन जा नहीं पा रहा, तो पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर बढ़ गया, और इसी कंडीशन को अपन नाम देते हैं पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन। क्या नाम देते हैं, दिस इज द पल्मोनरी आर्टरी हाइपर टेंशन है। चलो अब पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर बढ़ेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इस राइट वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ेगा, धीरे धीरे राइट वेंट्रिकल बड़ा हो जाएगा और हमें सिम्टम देखने को मिलेगा, कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हमें देखने को मिलेगा। दिस इज द राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। अगर किसी को सीओपीडी है, आगे की तरफ ब्लड का फ्लो नहीं बैठ पा रहा, ब्लड का फ्लो आगे नहीं जा पा रहा, पीछे प्रेशर बढ़ेगा तो पहले पल्मोनरी आर्टरी का बढ़ेगा, उसके बाद राइट वेंट्रिकल का बढ़ेगा, तो हम कहेंगे राइट वेंट्रिकल की क्या हो जाएगी, हाइपरट्रोफी हो जाएगी। और फिर एक टाइम ऐसा आएगा पूरा का पूरा राइट साइड का हार्ट फेल हो जाएगा, जिसे अपन नाम देंगे कोर पल्मोनेल। क्या नाम देंगे, कोर पल्मोनेल। कोर पल्मोनेल का मतलब है कि आपकी पल्मोनरी इटियोलॉजी के कारण आपके राइट साइडेड हार्ट का क्या हो जाना, फेल हो जाना। याद रखना, लंग्स में अगर दिक्कत है तो हार्ट कौन सा फेल होगा, राइट साइड का फेल होगा, लेफ्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर लेफ्ट हार्ट में दिक्कत आई है तो दिक्कत कहां आएगी, लंग्स में आएगी। दिक्कत हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में चलती है। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब अगर लेफ्ट साइड का हार्ट खराब हुआ तो अपोजिट डायरेक्शन में दिक्कत किसमें हुई, लंग्स में हुई। अगर लंग्स खराब हुआ तो अपोजिट डायरेक्शन में दिक्कत किसमें हुई, राइट साइडेड हार्ट में हुई। और अगर राइट साइड का हार्ट खराब हुआ तो अपोजिट डायरेक्शन में दिक्कत किसमें हुई, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में हुई। तो अपोजिट डायरेक्शन में चलता रहना है। और अपोजिट डायरेक्शन में दिक्कत की बात करें तो अपन कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर क्यों बढ़ा। क्वेश्चन अपना यह था कि पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर क्यों बढ़ा, क्योंकि वेस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गई। आ जाओ क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। क्वेश्चन कह रहा है कि पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन होने का मेन प्राइमरी कोज क्या है, तो प्राइमरी कोज क्या होगा, दिस इज द इंक्रीज पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस। हाँ, जो पल्मोनरी वेसल्स है उन वेसल के ऊपर प्रेशर क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। उन वेसल के ऊपर प्रेशर क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया। दिस इज द सी। चलो इसके अलावा अपन ने एक दो कॉम्प्लिकेशन के बारे में भी बात की है ना, पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, इसके अलावा कोर पल्मोनेल। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट टेस्ट टू डायग्नोस द सीओपीडी। इनमें से कौन सा ऐसा टेस्ट है जो सीओपीडी को डायग्नोस करने के लिए सबसे अच्छा है। इनमें से ऐसा कौन सा टेस्ट है जो सीओपीडी को डायग्नोस करने के लिए सबसे अच्छा है। यस हाँ, इनमें से ऐसा कौन सा टेस्ट है जो सीओपीडी को डायग्नोस करने के लिए सबसे अच्छा है ना। क्या सर सब सी 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 सीक्वेंस से सी चल रहे हो भाई साहब। हाँ चलो
तो यहाँ पर अभी जस्ट अपन ने पहले क्वेश्चन में बात की है कि सीओपीडी के लिए सबसे बेस्ट टेस्ट कौन सा होता है। दिस इज द पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, दिस इज द पल्मोनरी फंक्शन है टेस्ट। कई बार अपने एग्जाम में पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट ना देके क्या दे देते हैं, दिस इज द स्पाइरोमेट्री दे देते हैं। क्या दे देते हैं, स्पाइरोमेट्री दे देते हैं कि भाई साहब हम स्पाइरोमेट्री की मदद से क्या करते हैं, सीओपीडी को डायग्नोस करते हैं। आओ स्पाइरोमेट्री में क्या देखते हैं, तो अपन कहते हैं FeV1 देखते हैं का रेशियो किसके साथ देखते हैं, FVC के साथ देखते हैं। FeV1 का मतलब है फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन ए 1 सेकेंड। FVC का मतलब है दिस द फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी। बच्चों इसको एक सिंपल सी लैंग्वेज में समझाता हूं। हाँ, कि जब आप अपने लंग्स को पूरा फिल कर लेते हो, पूरी हवा भर लेते हो, तो जो हवा है उनमें से मोस्ट ऑफ हवा 1 सेकेंड में बाहर आ जाती है। अपने लंग्स को कंप्लीट फिल करो, जितनी हवा भर सकते हो। अब आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ हवा 1 सेकंड में कहां आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। और वो मोस्ट ऑफ हवा कितनी होती है, 80% एयर होती है। लगभग 80% एयर 1 सेकंड के अंदर कहां आ जाती है, बाहर आ जाती है। और इसे अपन कहते हैं FeV1 का रेशियो किसके साथ है, FVC के साथ। हाँ जी, सुनना ध्यान से, मैंने कहा कि एक आदमी हाँ अपने लंग्स को पूरा का पूरा भर लेता है, और जब पूरा भर लेता है तो उसमें से 80% हवा 1 सेकंड के अंदर कहां आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। अब सोचो इस बंदे को कौन सी डिजीज है, इस बंदे को ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है। ये इसका एयरवे का निकलने का रास्ता था और इस रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन है। तो क्या इस पर्सन के अंदर हाँ 80% हवा बाहर आ पाएगी? हाँ, क्या इस बंदे के अंदर जब ये सांस छोड़ेगा तो 80% हवा बाहर आ पाएगी? नहीं आ पाएगी। क्यों? क्योंकि इसके रास्ते में क्या आ गया है, ऑब्स्ट्रक्शन। तो हम जब पीएफटी करते हैं और अगर वैल्यू 80% से कम आती है तो हम कह देते हैं कि भाई साहब इस आदमी को कौन सी डिजीज है, ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है। कौन सी डिजीज है, दिस इज द ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज। हाँ, तो ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज का पता लगाने के लिए अपन क्या करते हैं, पीएफटी करते हैं। और पीएफटी में क्या देखोगे, FeV1 का रेशियो किसके साथ है, FVC के साथ। कि जितनी मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी है उसमें से 80% हवा 1 सेकंड में बाहर आ रही है या नहीं आ रही है। चलो, तो यहां पे राइट आंसर क्या होगा, दिस इज द पल्मोनरी फंक्शन है टेस्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यस, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जल्दी पढ़िए और आंसर कीजिए। हाँ जी, जल्दी पढ़िए और आंसर कीजिए। हाँ, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आउटकम वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर ए क्लाइंट विद सीओपीडी हु हैज बीन डिस्चार्ज्ड टू होम। इनमें से कौन सा ऐसा आउटकम है जो अप्रोप्रिएट है एक बंदे के लिए जिसको सीओपीडी हुई है और उस पर्सन की क्या हो चुकी है, छुट्टी हो चुकी है ना। द क्लाइंट की पेशेंट क्या करे, प्रोमिस करे कि भाई साहब मैं घर पे पर्स्ड लिप ब्रीदिंग करूंगा। पेशेंट प्रोमिस करे कि भाई साहब मैं घर जाकर के क्या करूंगा, पर्स्ड लिप ब्रीदिंग करूंगा। हाँ, दूसरी बात, स्टेट एक्शन टू रिड्यूस पेन, कि मैं पेन को कम करने के लिए कुछ एक्शन करूंगा। स्टेट दैट ही विल यूज O2 वाया ए नेजल कैनुला एट 5 लीटर पर मिनट, कि मैं घर जाने के बाद 5 लीटर पर मिनट पे ऑक्सीजन लेता रहूंगा। फोर्थ ऑप्शन, एग्री टू कॉल द फिजिशियन इफ डिज्निया ऑन एक्सर्शन अकर, कि अगर मुझे डिज्निया ऑन एक्सर्शन होता है तो मैं तुरंत हेल्थ केयर प्रोवाइडर से संपर्क कर लूंगा। इनमें से ऐसी कौन सी कंडीशन है जो अपन प्रेफर करेंगे? हाँ, इनमें से ऐसी कौन सी कंडीशन है जो अपन प्रीफर करेंगे? यस, कुछ बच्चों का रिप्लाई आ रहा है सर ए, हाँ कि सर वो घर जाने के बाद पर्स लिप ब्रीदिंग करे तो हम उसे छुट्टी कर देंगे। हाँ, ये डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन है और डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन में हम कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा इंस्ट्रक्शन हम पेशेंट को देंगे। यस, ऐसा कौन सा इंस्ट्रक्शन हम पेशेंट को देंगे कि भाई साहब तेरे अंदर है, हाँ तू घर जाने के बाद, स्क्रीन ब्लर है सर, जस्ट 1 मिनट। हाँ,
कुछ नेटवर्क इश्यू है बच्चों, इसके कारण जस्ट 1 मिनट। आई थिंक अब ओके है। हाँ चलिए आ जाओ। हाँ चलिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जल्दी पढ़िए और आंसर कीजिए। यस जल्दी पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से ऐसा कौन सा आउटकम है, हाँ कौन सी ऐसी एक्शन है जिस पे हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर देंगे। यस अगर पेशेंट कहता है कि भाई साहब मैं घर जाने के बाद क्या करवा दूंगा, पर्स स्लिप ब्रीदिंग करवा लूंगा, है ना। हाँ पेशेंट कह रहा है कि मैं घर जाने के बाद क्या कर लूंगा, पर्स स्लिप ब्रीदिंग कर लूंगा, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर्स स्लिप ब्रीदिंग करेगा तो तेरा फायदा, नहीं करेगा तो तेरी कंडीशन धीरे धीरे क्या हो जाएगी, ज्यादा खराब हो जाएगी, है ना। हाँ तेरी कंडीशन धीरे धीरे क्या हो जाएगी, ज्यादा खराब हो जाएगी। चलो, इसलिए हमें पर्स स्लिप ब्रीदिंग को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, पर्स स्लिप ब्रीदिंग को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, है ना। पेन यहाँ पर स्पेसिफिक कुछ सीओपीडी में पेन देखने को नहीं मिलता है, सीओपीडी में कुछ ऐसा स्पेसिफिक पेन देखने को नहीं मिलता है। स्टेट दैट ही विल यूज ऑक्सीजन वाया नेजल कैनुला एट 5 लीटर पर मिनट। नॉर्मली अपन जो ऑक्सीजन देते हैं वो देते हैं अकॉर्डिंग टू द एसपीओ2, एसपीओ2 को देख करके अपन क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। और अगर एसपीओ2 ऑप्शन में नहीं है तो फिर अपन जो ऑक्सीजन देंगे वो क्या देंगे, 2 to 3 लीटर पर मिनट देंगे, है ना। हाँ 2 to 3 लीटर, 2 से 3 लीटर देना है, इससे ज्यादा अपने को नहीं देना है। सॉरी बच्चों, कुछ नेटवर्क इशू हुआ है जिसके कारण क्लास में हाँ शायद बफरिंग हो रही है बार बार और स्क्रीन ब्लर आ रही है। हाँ एक बार बताइए चैट सेक्शन में क्या अब ओके है। यस ए और डी है सर, है ना। हाँ क्या सर हम दोनों तरफ जाते हैं, एक के हाँ एक नाव पे पैर नहीं रखते हैं, दो नाव पे पैर रख के सवार होते हैं। यस और अगर दो नावों पे पैर रख के सवारी करोगे तो कहीं ना कहीं डूब जाओगे, है ना। हाँ शालिनी, इसलिए एक तरफ जाना है। और मैंने कहा कि पर स्लिप ब्रीदिंग का अपने को कोई हाँ करवाते हैं, फायदा है, लेकिन अपना ऐसा कोई स्पेसिफिक उसमें रोल नहीं है। पेशेंट अपने आप करेगा, हाँ पर स्लिप ब्रीदिंग करेगा तो उसको बेनिफिट है, उसकी कंडीशन इंप्रूव रहेगी। लेकिन मेन दिक्कत है कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप होता है या तेरी कंडीशन अगर खराब होती है तो तुरंत हेल्थ केयर प्रोवाइडर से क्या करना है, संपर्क करना है। तो इट मींस आपका राइट आंसर क्या होगा, दिस इज द डी, कि पेशेंट कहे कि अगर मुझे डिज्निया ऑन एक्सर्शन इंक्रीज हो रहा है तो मैं तुरंत एचसीपी से क्या कर लूंगा, कांटेक्ट कर लूंगा, है ना। अपना फायदा तो इसी में है, हाँ अपना फायदा तो इसी में है जब वो वापस आएगा। यस बाकी पर स्लिप ब्रीदिंग करने में अपना क्या फायदा। चलो आ जाओ नेक्स्ट सुनो। हाँ ऑक्सीजन जो देते हैं, ऑक्सीजन कितनी देते हैं, 2 to 3 लीटर पर मिनट देते हैं। और 2 to 3 लीटर पर मिनट के साथ साथ मैं कहता हूं कि अपन क्या देते हैं, हाँ सेचुरेशन जो होता है, सेचुरेशन मेंटेन करते हैं 88 से 92%। कितना मेंटेन करते हैं, 88 से लेके 92% तक मेंटेन करते हैं। ओके हाँ न तो 88 से कम जाना चाहिए, न 92 से ऊपर जाना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जल्दी पढ़िए और आंसर कीजिए। हाँ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जनरली कोज्ड बाय सीओपीडी, इनमें से सीओपीडी से क्या कोज नहीं किया जाता है। इट मीन्स इनमें से सीओपीडी का कौन सा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इनमें से ऐसा कौन सी दिक्कत है जो सीओपीडी का कॉम्प्लिकेशन है, नहीं है। हाँ क्लियर नहीं आ रही है ना। हाँ चलिए क्लियर नहीं आ रही है तो ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके लास्ट क्वेश्चन करने के बाद अपन आगे के जो क्वेश्चन है, मैं कुछ अक्षरे ऐड किए थे इसके अंदर, पीपीटी में अक्षरे थे, कुछ और इमेज बेस्ड थे, वो अपन फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके हाँ शायद नेटवर्क इशू है ड्यू टू द इन्वायरमेंट, है ना। ये कुछ मौसम बढ़िया अच्छा हो रखा है
और उसी कारण थोड़ा सा इश्यू हो रहा है। चलिए आओ हम कहते हैं न्यूमोनिया। अगर पेशेंट के अंदर सिक्रेशन बाहर नहीं आते हैं, सिक्रेशन बाहर नहीं आते हैं तो सिक्रेशन रिटेंशन होने के कारण क्या हो सकता है, न्यूमोनिया हो सकता है। अगर किसी पर्सन के अंदर क्या होता है, सीओपीडी होती है, तो सीओपीडी के कारण उसका एयरवे क्या है, डैमेज हुआ है, एयरवे डैमेज हुआ है, सिक्रेशन कंप्लीट बाहर नहीं आएंगे, पर्सन में क्या हो सकता है, न्यूमोनिया हो सकता है। राइट साइडेड हार्ट फेलियर की अभी अपन ने बात की थी कि सीओपीडी वाले पर्सन को राइट साइडेड हार्ट फेलियर होता है। इसके अलावा कोर पल्मोनेल भी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है बच्चे, कोर पल्मोनेल देखने को मिलता है। केवल एक चीज बचती है जो नहीं होती है ना, हाँ केवल एक चीज बचती है जो नहीं होती है, दिस इज द सीओ क्या, दिस इज द हेडेक। तो सीओपीडी में हेडेक का कोई लेना देना नहीं है। अपने जो कॉम्प्लिकेशन है वो 3 कॉम्प्लिकेशन है, न्यूमोनिया है, राइट साइडेड हार्ट फेलियर है और साथ में क्या है, कोर पल्मोनेल है। क्या है, कोर पल्मोनेल। चलिए ओके, हाँ प्रीति कौशिक डी है आंसर, डी नहीं है बच्चे। अभी अपन ने बात की थी कि सीओपीडी के जो कॉम्प्लिकेशन है वो 3 है, कोर पल्मोनेल, राइट साइडेड हार्ट फेलियर और न्यूमोनिया। हेडेक का इससे कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा कुछ और कॉम्प्लिकेशन होते हैं जैसे एटीलैक्टेसिस। अगर किसी पर्सन को सीओपीडी है तो सीओपीडी के कारण क्या हो सकता है, एटीलैक्टेसिस हो सकता है, उसकी एल्यूलाई जो बची हुई एल्यूलाइज है वो क्या हो सकती है, कोलैप्स हो सकती है। इसके अलावा सीओपीडी का एक कॉम्प्लिकेशन होता है, दिस इज द न्यूमोथोरेक्स। अगर सीओपीडी किसी को है तो उस पर्सन के अंदर क्या होगा, न्यूमोथोरेक्स भी देखने को मिलेगा। कौन सा न्यूमोथोरेक्स देखने को मिलेगा, तो हम कहेंगे दिस इज द सिंपल न्यूमोथोरेक्स, है ना। सिंपल में भी कौन सा, तो सिंपल में सेकेंडरी न्यूमोथोरेक्स। जब न्यूमोथोरेक्स पढ़ा था तो अपन ने इसके बारे में बातें की थी। चलिए आ जाओ, इसके बाद आ जाओ तीसरा, और क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है, तो इस पर्सन के अंदर हमें देखने को मिलते हैं रिपीटेड पल्मोनरी इन्फेक्शन। हाँ रिपीटेड पल्मोनरी इन्फेक्शन। अगर किसी पर्सन को सीओपीडी है तो कॉम्प्लिकेशन के तौर पे हमें बार बार पल्मोनरी इन्फेक्शन देखने को मिल सकते हैं। चलिए इसके बाद आओ और क्या चीज देखने को मिलेगी, तो मैं कह सकता हूं कि हमें यहां कॉम्प्लिकेशन के तौर पे देखने को मिलता है, दिस इज द पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बात की थी पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन। इसके अलावा मैंने कहा राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। तो ये सारे के सारे कॉम्प्लिकेशन अपने को सीओपीडी के कारण देखने को मिलते हैं। ये सारे के सारे कॉम्प्लिकेशन अपने को सीओपीडी के कारण देखने को मिलते हैं। केवल हेडेक, हेडेक कोई अपना कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो क्वेश्चन था कि कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है, तो अभी अपन ने एक डायग्राम बना के बात की थी, कौन कौन सा, हार्ट फेलियर, कोल पल्मोनल, हाइपरटेंशन, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, इन चारों के बारे में बात कर ली थी। एटीलेक्टेसिस का मतलब होता है कोलैप्स हो जाना। हाँ न्यूमोथोरेक्स क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पर बन जाता है ब्रोंको प्लूरल फिस्टूला। क्या बन जाता है बच्चे, ब्रोंको प्लूरल फिस्टूला बने जाता है। एक क्लास में अपन न्यूमोथोरेक्स डिस्कस करेंगे तो वहां पर अपन इसके बारे में बातें करेंगे। इसके अलावा बार बार पल्मोनरी इन्फेक्शन होने की भी रिस्क रहती है। दीज आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ सीओपीडी, दीज आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ सीओपीडी। चलो नेक्स्ट आ जाओ, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे फिर। हाँ अब ठीक है, ओके चलो ठीक है, तो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। हाँ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ए प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नीडेड फॉर ए पेशेंट विद सीओपीडी टू प्रिवेंट। हाँ सीओपीडी वाले पर्सन को प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट दिया जाता है किसका, ऑक्सीजन का। और क्यों दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, सर्कुलेटरी ओवरलोड होता है ड्यू टू हाइपरवोलेमिया, इनहिबिशन ऑफ द रेस्पिरेटरी हाइपोक्सिक स्टिमुलस, कार्डियक अरेस्ट रिलेटेड टू इंक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन आर्टीरियल ब्लड, और रेस्पिरेटरी एक्साइटमेंट। हाँ एक बंदा जिसे सीओपीडी है उसे प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट ही क्यों दिया जाता है, हाँ प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन क्यों दिया जाता है, क्योंकि हम कहते हैं कि इस पर्सन को हाइपोक्सिक ड्राइव क्या रहेगी, जिंदा रहेगी। हाइपोक्सिक ड्राइव को मेंटेन करने के लिए ऐसा काम अपने करते हैं, हाइपोक्सिक ड्राइव को मेंटेन करने के लिए अपन ऐसा काम करते हैं। अब इनमें से देख लो कौन सा हाइपोक्सिक ड्राइव वाला ऑप्शन है, वो आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि अपन कहते हैं कि अपने क्या पाए जाते हैं, कीमो रिसेप्टर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कीमो रिसेप्टर। और ये जो कीमो रिसेप्टर होते हैं वो किसके लिए सेंसिटिव होते हैं, चेंज इन द लेवल ऑफ CO2, चेंज इन द लेवल ऑफ CO2। अगर CO2 के लेवल में चेंज आता है तो उसके लिए क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। चलो आगे सुन लो ध्यान से,
कीमो रिसेप्टर का मतलब है केमिकल को असेस करना। केमिकल कौन है? अपना ब्लड है, और ब्लड के अंदर क्या असेस करते हैं? पीएच असेस करते हैं। क्या असेस करते हैं? पीएच। और पीएच को चेंज करने वाली गैस कौन सी है? अपनी CO2 है। पीएच को चेंज करने वाली गैस कौन सी है? CO2। O2 से पीएच पे कोई फर्क खास नहीं पड़ेगा। किससे पड़ेगा? CO2 से। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि कीमो रिसेप्टर किसको देखते हैं? CO2 को देखते हैं। अब COPD वाले पर्सन में CO2 हो गई ज्यादा, लंबे टाइम तक ज्यादा CO2 रहने के कारण कीमो रिसेप्टर इसे भाव देना बंद कर देते हैं, है ना, इसकी तरफ देखना ही बंद कर देते हैं। तो फिर कीमो रिसेप्टर किसे देखेंगे? लो लेवल ऑफ O2। किसे देखेंगे? लो लेवल ऑफ O2। अगर ऑक्सीजन का लेवल कम रहेगा तो कीमो रिसेप्टर एक्टिवेट रहेंगे, और एक्टिवेट रहेंगे तो पर्सन क्या करता रहेगा? सांस लेता रहेगा। यही अगर आपने पेट भर दिया, मैं कहूं खाना कब खाते हो? जब भूख लगती है ना। बिना भूख लगे खाना खाने में भी मजा नहीं आता। तो पेशेंट सांस कब लेगा? जब उसमें ऑक्सीजन की कमी होगी। तो इसलिए इस पर्सन को हमें ऑक्सीजन क्या देनी है? कम देनी है, ताकि उसकी हाइपोक्सिक ड्राइव क्या रहे? जिंदा रहे। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, है ना। कि क्या प्रिवेंट करने के लिए? इनहिबिशन ऑफ द रेस्पिरेटरी हाइपोक्सिक स्टिमुलस। अगर आपने ज्यादा दे दी तो आपके पर्सन का हाइपोक्सिक स्टिमुलस क्या हो जाएगा? इनहिबिट हो जाएगा। चलो, कितनी देते हैं? तो लिख लेना 2 से 3 लीटर पर मिनट देते हैं, लेकिन मेन प्रायोरिटी क्या होगी? टू मेंटेन SpO2, टू मेंटेन SpO2 बिटवीन 88 से 92%। 88 से 92% क्या करवाते हैं? अपन SpO2 मेंटेन करवाते हैं। चलो आगे सुनो। 88 से कम, इफ SpO2 लेस देन 88, अगर SpO2 लेस देन 88 हो गया तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? सेरिब्रल हाइपोक्सिया। क्या हो जाएगा? सेरिब्रल हाइपोक्सिया हो जाएगा। इफ SpO2 मोर देन 92, सपरेशन ऑफ हाइपोक्सिक ड्राइव, सपरेशन ऑफ हाइपोक्सिक ड्राइव। अगर 92 से ऊपर गया तो आपकी बॉडी कह देगी अब इसे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है ना। हाँ, अब उसे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है सर। 1 से 2 होती है ना। 1 से 2, 2 से 3 सब दे सकते हो आप। 10 लीटर 15 लीटर भी दे सकते हो, लेकिन आपका जो मेन टारगेट है वो क्या होता है? दिस इज द 88 से 92%। सेचुरेशन कितना होना चाहिए दिव्या? हाँ, 88 से 92 होना चाहिए। इसके अलावा अगर 88 से कम गया तो सेरिब्रल हाइपोक्सिया, और इससे ऊपर गया तो हाइपोक्सिक स्टिमुलस का क्या हो जाएगा? सप्रेशन हो जाएगा। चलो, तो हम इस पर्सन को मेंटेन करवाने के लिए 88 से 92 मेंटेन करवाने के लिए आप 10 लीटर भी दे सकते हो, लेकिन जहां आपको SpO2 नहीं दिया जाता है वहां आपकी प्रायोरिटी होगी क्या? लो फ्लो ऑक्सीजन थेरेपी। चलिए सॉरी, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। यस, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जल्दी पढ़िए और आंसर कीजिए। हाँ जी, बातें समझ में आ रही है? थोड़ा सा बीच बीच में स्क्रीन की दिक्कत हो रही है। पल्मोनरी डिजीज या COPD, विच नर्सिंग एक्शन बेस्ट प्रमोट एडिक्वेट गैस एक्सचेंज, है ना। हाँ, कौन सी ऐसी एक्शन है जो एडिक्वेट गैस एक्सचेंज को प्रमोट करती है? इनकरेज द क्लाइंट टू ड्रिंक 3 ग्लास ऑफ फ्लूइड डेली, कि डेली कम से कम 3 गिलास पानी पिए, है ना। हाँ, तो हम 3 ग्लास ना पिला के पेशेंट को क्या पिलाते हैं? 3 लीटर पिलाते हैं, है ना। हाँ, 3 ग्लास ना पिला के क्या पिलाते हैं? 3 लीटर पिलाते हैं। और वो क्यों पिलाते हैं 3 लीटर? है सिक्रेशन को थिक करने के लिए, है ना। हाँ, सिक्रेशन को थिन करने के लिए पिलाते हैं, ताकि स्पूटम इजीली बाहर आ जाए। गैस एक्सचेंज में उसका कोई रोड़ा नहीं है। यूजिंग ए हाई फ्लो वेंचुरी मास्क टू डिलीवर ऑक्सीजन एज ए प्रिस्क्राइब्ड। हाई फ्लो नहीं देते हैं, कैसी देते हैं? लो फ्लो देते हैं। कैसी देते हैं? लो फ्लो देते हैं। चलो, इसके अलावा गैस एक्सचेंज करवाने के लिए अपन क्या देते हैं? कीपिंग द क्लाइंट इन सेमी फाउलर पोजीशन। पेशेंट को बढ़िया कौन सी पोजीशन दो? सेमी फाउलर पोजीशन दो।
ओके, इसके अलावा एडमिनिस्टर ए सेडेटिव एज प्रिस्क्राइब्ड। सेडेटिव जो होती है बच्चे, वो आपकी रेस्पिरेटरी डिप्रेशन का काम करती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को और ज़्यादा डिप्रेस कर देगी। हाँ, तो पर्सन में और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आने के चांसेस रहेंगे। तो गैस एक्सचेंज को प्रमोट करने के लिए अपन क्या दे सकते हैं, पर्सन को सेमी फाउलर पोजीशन दे सकते हैं, है ना। हाँ, क्या दे सकते हैं, सेमी फाउलर पोजीशन है दे सकते हैं। का क्या बचता है, कीपिंग द क्लाइंट इन ए सेमी फाउलर पोजीशन। तो हम पेशेंट को सेमी फाउलर पोजीशन प्रीफर करवाते हैं। हाँ, हम पेशेंट को सेमी फाउलर करवाते हैं, क्यों, क्योंकि अगर 3 गिलास नहीं 3 लीटर पिलाना है, हाँ 3 लीटर पिलाना है, ठीक है। ओके, नाउ आई एम ऑडिबल, यस। चलिए, डन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, दिस द सेमी फाउलर पोजीशन। चलिए बच्चों, फिर आज के लिए इतना ही, है ना। हाँ, बाकी डिस्कस करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। हाँ, एक सीओपीडी की सेकंड क्लास, जिसके अंदर अपन सीओपीडी के अक्सरे से रिलेटेड बात करेंगे, आपकी मेन नर्सिंग एक्शन से रिलेटेड बात करेंगे। नेटवर्क इश्यू है, इसलिए क्लास को यहीं एंड करते हैं, वरना अपना प्लान यही था कि आज हाँ सीओपीडी को कंप्लीट करते। चलिए फिर, थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए। और यस, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, और थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट क्लास में, जिसमें अपन सीओपीडी के बारे में बची हुई चीज़ों को डिस्कस करेंगे। चलिए, क्लास कैसी लगी चैट सेक्शन में ज़रूर बताएं, है ना। हाँ, और क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि, गुड नाइट।